अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का कल से आगाज़ हो रहा है और जैसा कि हम सब के इल्म में है कि इंग्लैंड की जो फर्स्ट चॉइस टीम है कोविड-19 के टेस्ट मुस्बत आने की वजह से 3 खिलाड़ी और 4 ऑफिसर्स के टेस्ट मुस्बत आए थे, जिसके बाद पूरी टीम को ही आइसोलेट कर दिया गया। अब नई टीम कल जो है वो इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बाबर आजम ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने हिंट दिया कि वो इंग्लैंड को बिल्कुल हल्का नहीं लेंगे। इनकी टीम ज़रूर नई है लेकिन बैकअप प्लान्स के अंदर है। हमेशा से इन लड़कों के ऊपर मेहनत की गई है तो इस सीरीज़ को आसान नहीं लिया जा सकता। इस पूरी सीरीज़ से बात करेंगे, साथ साथ इटली तो कल जीता लेकिन आज है इंग्लैंड और डेनमार्क का मैच, तो यूरो कप के हवाले से भी आखिरी सेगमेंट में बड़ी डिटेल बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो हेडलाइन आपने देखी और अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं ज्वाइन करी टेलीफोन लाइन स्पोर्ट जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा ने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से मैं ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल, उन्हें भी खुशामदीद। आलिया, आपसे शुरुआत करूंगा। पहले मैं कल पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज शुरू हो रही है, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इससे पहले हंगामा खेजी हुई जब पूरी इंग्लैंड टीम को आइसोलेट कर दिया गया, नई टीम आई है। आलिया, योर थॉट्स एंड प्रीव्यू ऑफ द सीरीज। दूंगी मैं तो ईसीबी को कि जिन्होंने चंद घंटों के अंदर जो है वो एक पूरी नई टीम ला के खड़ी करती है। ये क्रेडिट जाता है उनके निज़ाम को जो जिसमें डेप्थ है, बहुत डेप्थ है और इसीलिए उनके अच्छे प्लेयर्स हैं। दुनिया भर में आपको पता है प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करवाते हैं, तो वो इंग्लैंड के ही डोमेस्टिक का हिस्सा है। इसलिए पहली तारीफ तो इस चीज़ की बनती है क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। देखिए गफार, एकदम से इस तरह से ये कोविड के पॉजिटिव केसेस आना और फिर एकदम से जाहिर है कि आपके पास टाइम भी नहीं, सिर्फ 2 दिन रह गए थे मैच में, तो इस लिहाज से वाकई मैं समझती हूँ कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चलें जी बी टीम है या थोड़ी हल्की टीम है, जाहिर है कि उनके नंबर 1 प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो इससे हमें ज़्यादा इजी नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने गार्ड जो है वो लूज कर दे। आपको मुसलसल ये समझना होगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो, क्योंकि उनका निज़ाम इतना अच्छा है कि अगर वो बेंच पे भी बैठे हैं या वो अगर टीम का हिस्सा नहीं भी हैं, तब भी उनके अंदर पूरी सलाहियत है कि वो आपको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। और ये ध्यान में रखें कि बेन स्टोक्स जो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, वो बहुत बड़े फाइटर हैं तबीयतन मिजाजन, तो वो एक बहुत अच्छी टीम लड़ाएंगे। अब पाकिस्तान टीम इसको किस तरह लेके चलती है और अपनी दुनिया और उनको कैसे कवर करती है, अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे खेलती है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं दोनों टीमों की जो तैयारी। पाकिस्तान की तैयारी तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंग्लैंड को तैयारी का मौका नहीं मिला टेक्निकली, और क्योंकि उनकी नई टीम है, आज कोविड के टेस्ट किसी टाइम रिजल्ट आएंगे तो फिर वो खिलाड़ी जो क्लियर होंगे वो जाकर जेल इन होंगे। तो आसान सिचुएशन नहीं है इंग्लैंड के लिए, चूँकि खिलाड़ी अभी तो इस तरह से जेल नहीं हुए, शायद मिले भी नहीं हैं। तो कल जो पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है उसके हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर रिपोर्ट के बाद आके अबू बकर से आलिया से बात करते हैं। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान या किसी भी सीरीज़ हो इंग्लैंड के अंदर बारिश का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन अबू बकर मैं आपके पास आऊँगा। अब बाबर आजम ने, कप्तान हमारे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑब्वियसली हारिस सोहेल के मुताबिक तो खबरें मौजूद हैं कि वो अवेलेबल नहीं हैं, इंजरी के इशूज़ हैं, बट क्या कहना था बाबर का सीरीज़ के हवाले से अबू बकर? देखिए गफार, बाबर आजम आपको पता है कि थोड़े से रिलेक्टेंट ज़रूर रहते हैं, तो वही उन्होंने आज भी शो किया। जब उनसे सवाल हुआ कि टीम आप कौन सी 11 खिलाएंगे, तो उन्होंने कहा ये तो हम बिल्कुल मैच से पहले ही डिसाइड करेंगे और डिस्क्लोज़ करेंगे। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में हैं और तमाम प्लेयर जेल हैं। बिल्कुल हम ये नहीं सोच रहे कि उनकी जो ए टीम है वो यहाँ पर हमारे खिलाफ नहीं होगी या जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं होंगे। उन्होंने जिक्र किया कि ये जो तमाम प्लेयर जिनके साथ जो अब इंग्लैंड की टीम का स्क्वाड का हिस्सा हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, उन सबके कुछ के साथ मैं खेला भी हुआ हूँ और सीज़न उनके साथ खेला हूँ, तो वो लोग भी बहुत ही केपेबल प्लेयर्स हैं। बिल्कुल लाइट नहीं लिया जा सकता और हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को जीतें और पाकिस्तान को ये ट्रॉफी लेकर आएँ। ठीक है आलिया, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान टीम के लिए तो एक बात मशहूर है क्रिकेट फर्टर्निटी में, सर्कल्स में, कि भाई किसी टीम के नए प्लेयर्स हों या कोई डेब्यूटेंट हो जाए जी, तो पाकिस्तान के खिलाफ खेल के तो उनके एक बारे न्यारे हो जाते हैं। बट ऑन सीरियस नोट आलिया, ये कितना एक मुश्किल भी होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने टॉन्ट वाला ट्वीट भी किया कि आपने तैयारी तो की भी थी उन सारे सुपरस्टार्स की, पर्चा आपका दूसरा एक तरह से आ जाए, तो आपका भी होमवर्क इस टीम के हवाले से शायद इतना तगड़ा होगा नहीं। ज़्यादातर यंग लड़के हैं, ये कैसी सिचुएशन है जिसमें अब आपको पूरी एक ऐसी टीम से खेलना है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो सरप्राइज एलिमेंट ना हो जाए कोई?
नहीं गफार, मैं नहीं समझती। उसकी वजह यह है कि अगर आप इन नामों पर गौर करें तो चंद एक नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल हमें नए लगेंगे, वरना मोस्टली तो ऐसे हैं जो कि लीग भी खेलते हैं। जी हाँ, पीएसएल भी खेल रहे हैं। डेविड मलन जो है वो तो नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं ओडीआई और व्हाइट बॉल क्रिकेट में। जी। और दूसरा ये कि जेम्स विंस भी हैं, वो पीएसएल में बहुत सारे प्लेयर्स खेले हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनको बहुत आसान ले सकते हैं, या ये भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर वक्त अपनी जॉब के लिए तैयार रहते हैं, जैसे हम और आप अपनी जॉब के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें प्रोग्राम करना हो ना करना हो, हम हर वक्त अपने आप को इन्फॉर्म रखते हैं, अपडेट रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं वो कभी भी किसी वक्त भी उनकी कॉल आ सकती है और उनको खिलाया जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। आप देख लीजिएगा कि बहुत अच्छा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। हाँ, अब हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजीज क्या हैं, कि वो अभी चूंकि साउथ अफ्रीका को हरा के गए हैं तो मोमेंटम तो कह लें आपके पाकिस्तान के साथ है। अभी जो ओरिजिनल टीम थी अगर उसके साथ खेल रहे होते तो यकीनन मैं ये बात ना कहती, लेकिन अब जो है वो 50-50 मुझे लगता है कि ये तकरीबन बराबर की टीमें हैं। पहले हम बराबर पे नहीं थे, मगर अब जो है हमारे पास ये बहुत आइडियल चांस है कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो भी उतना शानदार परफॉर्म करें, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा करें, हमारे बॉलर्स जो हैं वो आउट करें, और हमें हर सूरत में ये 3 मैचेस जीतने चाहिए। और ये भी जहन में रखना है कि आपको पता है कि ये एक बाकायदा 10 पॉइंट्स हैं हर मैच के जो कि हमें मिलेंगे। इस चैंपियनशिप का हम हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान को उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के दरमियान जो वनडे क्रिकेट की तारीख में अब तक तमाम मैचेस खेले गए उसके हवाले से खुसूसी रिपोर्ट और आलिया अबू बकर से मजीद बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान अब तक जो वनडे मुकाबले हुए हैं उसमें स्पेशली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है अब तक की तारीख जो पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस की। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके आलिया अबू बकर से बात करें। सो आलिया, अगर हम दूसरे जाविये से देखें तो साउथ अफ्रीका को हमने बड़े अरसे बाद हराया, पहली टीम बनी एशिया से, वर्ल्ड से, जिन्होंने को 2 मरतबा वनडे सीरीज हराई। इंग्लैंड में 74 से नहीं जीते, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आलिया नहीं मिल सकती पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल यही बात कल से सब लोग कर रहे हैं कि ये आइडियल चांस है कि यहाँ पे अगर हमें फोर्स और सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही सही, अगर हमें एक कदरे कमज़ोर टीम मिल रही है तो हम क्यों ना उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इससे ज़रूरी होगा गफ़ार कि हमारी टीम जो है वो खुद बहुत अच्छा खेल पेश करे। एक चीज़ होती है ना कि हम जो गाड़ी का जो गियर होता है उसको आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको ये समझना होगा कि जब आप ओडीआई खेल रहे हैं तो आपने परसेंटेज क्रिकेट कैसे खेलनी है, आपने किस तरह से सिचुएशन की डिमांड के मुताबिक अडेप्ट करना है, क्योंकि सारा खेल ये अडेप्टेशन का है, अपने आप को अप्लाई करने का है, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाने का जिसको यहाँ मौका मिलता है वो छा जाएगा। मेरे जहन में सिर्फ एक पॉइंट है जो हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट जो है वो रिजवान को फखर के साथ खिलाना पसंद करेगी, या जो जोड़ी चलती आ रही है इमामुल हक और फखर जमान की, दोनों बहुत अच्छे। आलिया, आपकी राय में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इमाम, जैसा आपने मेंशन भी किया, इमाम ओपन करते आ रहे थे, आपकी राय में हमारी जो 11 है, चले मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ तो ज़रूर बताइएगा किस तरह हम इस चीज़ को प्लान आउट करें और आगे ये भी देखना है कि यंगस्टर्स जो हैं उनको भी कुछ मौका मिल जाए। हाँ देखिए, मेरा ख्याल में अगर आप अपने ओपनर्स के साथ, रेगुलर ओपनर्स के साथ जाते हैं तो इमामुल हक और फखर हैं और 1 डाउन बाबर आजम आते हैं। अब चौथा नंबर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है हारिस सोहेल के अनफिट होने की वजह से। क्या सुहेब मकसूद को हम यहाँ पे खिलाएंगे चौथे नंबर? क्योंकि रिजवान भी आलिया बैटिंग करते हैं नंबर 4 पे उस ओडीआई सीरीज में। लेकिन ये ध्यान में रखें कि रिजवान जो हैं वो 48 रन बनाए, उन्होंने सिर्फ वो बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सके साउथ अफ्रीका में इस नंबर पे। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किल है। फिर साउथ शकील जो है उनका खेलना मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है। वो लड़का डिजर्व भी करता है और हमने उनको टेस्ट भी करना है, और ये आइडियल कंडीशंस हैं कि जहाँ पे हमें मिडिल ऑर्डर को हमने स्ट्रॉन्ग करना है वहाँ पे साउथ शकील जो है उनको भी लाजमी तौर पे खिलाया जाए। फिर ऑब्वियसली आपके जो ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उसके बाद
शादाब हैं और फिर हमारे बॉलर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो 5वें छठे का मिसबा ने भी मेंशन किया था कि 5वें छठे पे जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखें फिनिशर नीचे से 60-70 रन भी कर देता है ना, तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं अगर आप पहली इनिंग्स में भी कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो 11 कौन सी खिलाई जाएगी, और ये ट्रिकी है, ये चौथा नंबर और रिजवान की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। चलिए 11 की आपने बात की, अबूबकर से भी जो कहने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, अबूबकर आलिया का तजिया तो हमने सुना, खबर कोई है आपके पास क्या हो सकता है? चूंकि एक तो हारिस सोहेल के बारे में भी आलिया मैं आपसे वापस आके पूछता हूँ कि हर दफ़ा इंजरी हो जाती है, हर दफ़ा ही को मसला हो जाता है, तो ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन अबूबकर पहले आपके पास खबर क्या है, क्या मिडल ऑर्डर के अंदर में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके पास? देखिए मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो सोहेब मकसूद, सऊद शकील और सलमान अली आगा, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। और इनमें से अब हारिस सोहेल के अनफिट होने के बाद जो मुझे लगता है वो ये है कि सऊद शकील और सोहेब मकसूद को कहीं ना कहीं दोनों को एडजस्ट ज़रूर किया जाएगा। थोड़ा सा कम्बिनेशन बनाने में हमें इस वक्त मुश्किल ज़रूर है। पिछले 1-1.5 साल से देखें तो हमारे पास जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं ज़्यादातर टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंसेज आई हैं, वो चाहे बाबर हो, रिजवान हो, फ़खर हो, इमाम हो या सलमान अली आगा हो, ये तमाम ऐसे प्लेयर हैं जो कि टॉप ऑर्डर के अंदर हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमें सऊद शकील को कहाँ पर एडजस्ट करना है, सोहेब मकसूद को कहाँ पर एडजस्ट करना है, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि नंबर 4 के ऊपर अगर हम सऊद शकील को मौका दें, क्योंकि वो थोड़ा स्टेडी ज़रूर खेलते हैं लेकिन लंबी इनिंग खेलने के माहिर हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके उन्होंने कौमी टीम में जगह बनाई है, तो उनको कहीं ना कहीं हम 4 नंबर पर एडजस्ट करें और फिर नंबर 5 और नंबर 6 पर सोहेब मकसूद और रिजवान। बिल्कुल ये तो हमें मैच की सिचुएशन देखने के साथ ही मेरा ख्याल है कि फैसला होगा कि नंबर 5 पर सोहेब खेलते हैं या रिजवान खेलते हैं, लेकिन पोजीशन अभी तक बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रही है। ठीक है आलिया, हारिस सोहेल पे मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, चूँकि वर्ल्ड कप अच्छा रहा था लेकिन फिर इंजरी हो गई, फिर इंग्लैंड नहीं जा सके थे, उन्होंने खुद ऑप्टेड किया, विड्रॉ हो गए थे, लेकिन वापस आ जाते हैं, ये बड़ा कमाल है। बहुत सारे किस्मत के धनी ऐसे प्लेयर नहीं होते, जब एक दफ़ा छुट्टी हुई तो बस हो गई। हारिस को बार बार मौका मिलता है लेकिन कभी इंजरी, कभी कोई प्रॉब्लम, हाउ यू एलेबोरेट? देखिए इस पे ही गौर कीजिए कि अगर हारिस सोहेल बार बार आ जाते हैं तो ये समझिए कि आपके पीछे जो सिस्टम है वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो इतने रिलायबल प्लेयर्स, बैट्समैन खास तौर पर नहीं प्रोड्यूस कर रहा कि जिसकी वजह से इनको आसानी से आप रिप्लेस कर दें। आपके सामने हैदर अली की मिसाल है, अभी एक बहुत बड़ी मिसाल उसकी है। तो हारिस लोग जो हैं वो वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तकरीबन 50 की उनकी एवरेज बनती है, 47-48 के करीब, और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने प्लेयर बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली साउंड हैं, वी में खेलते हैं, शॉट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत टाइमर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि कुछ ज़हनी तौर पर मुझे वीक लगते हैं और मेंटल स्ट्रेंथ पे तो हमारे यहाँ वैसे ही काम नहीं होता, हम तो बोल बोल के थक गए हैं। और दूसरा ये है कि अभी उन्होंने बड़ा वेट लूज किया हुआ है, बड़े फिट और स्मार्ट नजर आ रहे थे। बड़ी अच्छी तस्वीर आई उनकी पहले दिन वाली जी, लेकिन वो हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनको अपनी फिटनेस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। और आई एम श्योर कि जो टीम के साथ हमारी पूरी एक टीम होती है जो कि लड़कों की फिटनेस पर काम करती है, उनको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वजह है कि ये बार बार इतने वल्नरेबल क्यों महसूस होते हैं, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं वनडे में, ख़ास तौर पे इमामुल हक भी वनडे में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट बॉल के ऊपर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत वीक हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक टेक्निकल बात है जो बहुत ज़्यादा नज़र आती है गफ़ार, वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे इन कंडीशन में हम फ्रंट फुट पर खेलते हैं, वहाँ पे बैक फुट पर खेलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग फ्रंट फुट जब कमिट कर लेते हैं तो अपनी विकेट गंवाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए एडजस्टमेंट जो होती है उन कंडीशंस के साथ वो बहुत ज़रूरी है। तो अब खासा एक्सपीरियंस है हमारे लड़कों को, इनमें से कोई भी कोई नया बच्चा नहीं है। और आलिया कतई कलामी आपने जिक्र किया बैटिंग का, तो यूनुस खान नहीं है, यानी कि बैटिंग कोच नहीं है आपके। ठीक है मिसबाहुल हक मौजूद हैं बट वो हेड कोच हैं, ज़ाहिरी बात है उन पर लोड था तभी यूनुस खान आए थे। आप समझती हैं कि उनकी गैर मौजूदगी से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आती, बल्कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि खुद कोचेस ये कहते हैं, प्लेयर्स ये कहते हैं कि इंटरनेशनल टूर्स पे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। भाई अगर नहीं सिखा सकता तो फिर कोचेस की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब है एनसीए के जो कोचेस हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि वो इनको तैयारी कराएं। अब जो टीम पूरा साल ही तकरीबन रहती है टूर्स पे, फिर वो कैसे इम्प्रूव करेगी? इसका मतलब है ना कि बैटिंग कोच साथ होना चाहिए। मगर एक बात है, मंसूर राना जो है वो खुद बहुत बड़े कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, उसके साथ साथ
शाहिद असलम साथ होते हैं टीम के, जो कि बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत शाहिद असलम करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो शायद इतनी जरूरत इस पे तो महसूस नहीं होगी, लेकिन जो खामियां हैं, जिस तरह उन पर काम हो रहा है, मोहम्मद यूसुफ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाई परफॉर्मिंग सेंटर में, दूसरे कोचेस भी कर रहे हैं। तो कोचिंग की अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन ये एक बात जरूर क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए कि खुदा का वास्ता सिर्फ प्लेयर होने की बुनियाद पर किसी को कोच मत बनाएं। कोचिंग एक इंतहाई प्रोफेशनल और डिफरेंट जॉब है, उसको समझना जरूरी है। उसके मुताबिक जो एक्सपीरियंस कोचेज होते हैं वो होने चाहिए। अगर प्लेयर भी हैं, लेकिन पहले वो कोचिंग कोर्सेज करें, थोड़ा तजुर्बा गेन करें, उसके बाद फिर वो आए। बिल्कुल। और कराची में टेस्ट टीम का कैंप भी शुरू हो गया, जो मुमकिन खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट टीम बल्कि अनाउंस हुई हुई है। और जो मैंने अब तक पढ़ा कि मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक भी वहाँ मौजूद हैं। तो बकर, ये जो यूनुस खान वाला मामला था, ऑब्वियसली हम इस पर बड़ी डिटेल बात कर चुके हैं, बट जैसे आलिया ने फरमाया कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन भी खबरें आ रही है कि मोहम्मद यूसुफ क्या बैटिंग कोच होने चाहिए या भेजा जा सकता है।